वेस्टर्न ब्लोर पाकिस्तान के साथ मैं हूं अख्तर शाहीन रिंद। नाज़रीन, आज का जो हमारा एपिसोड है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट इस लिहाज से है कि हम मसले फ़लस्तीन पर बात करने जा रहे हैं। और आपने देख ही लिया होगा कि पाकिस्तान में भी जो मुफ्तियान कराम हैं, मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब, तकी उस्मानी साहब, उन्होंने बाकायदा तौर पर ऐलान कर दिया है कि तमाम मुसलमानों पर जहाद जो है वो फ़र्ज़ हो चुका है और उसका ऐलान होना चाहिए। अब ज़ाहिर है कि मुख्तलिफ़ लोग मुख्तलिफ़ काम कर सकते हैं। हमारे ऐसे लोग जो कि जर्नलिज़म से वाबस्ता हैं, हम अपने कलम का इस्तेमाल कर सकते हैं, अपनी ज़बान का इस्तेमाल कर सकते हैं, आपको चीज़ें बता सकते हैं, हक़ाइक़ आपके सामने ला सकते हैं। आज के मेरे इस एपिसोड के साथ ही मैं बतौर सहाफ़ी, बतौर एक पाकिस्तानी, बतौर एक मुसलमान, आज से मसला फ़लस्तीन पर अपने कलम के ज़रिए जहाद का ऐलान कर रहा हूँ और ये उसी सिलसिले की कड़ी है। फ़लस्तीन से मुतालिक ये पहला पॉडकास्ट है और इसमें हम ये जानने की कोशिश करेंगे, हालात वाक़या तो आपके सामने हैं ही, कि वहाँ किस तरह किस बेदर्दी के साथ फ़लस्तीनी भाइयों की, बहनों की, बच्चों की, बुज़ुर्गों की नस्ल कुशी की जा रही है और ये इसराइल कर रहा है। और इसराइल ऐसा मुँह ज़ोर घोड़ा बना हुआ है कि किसी की बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। मौजूदा सूरत हाल पर बात करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा माजी में ले चलता हूँ। बहुत सारे मेरे वो नाज़रीन जिनको शायद ये मामला सही से समझ ना आ रहा हो, या वो समझ रहे हों कि वहाँ क्या हो रहा है और ये क्यों इतना बड़ा झगड़ा हो रहा है, क्यों नस्ल कुशी हो रही है, ये क्यों वहाँ पे सूरत हाल हो रही है, तो उनके लिए मैं बता देता हूँ कि असल जो मामला है वो है क्या और कब से जो है वो शुरू हुआ। उसमें हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि ये अलमिया क्यों बना। ये एक बहुत बड़ा इंसानी अलमिया है दुनिया की तारीख़ का, जो इस वक्त वहाँ फ़लस्तीन में चल रहा है। और इस हवाले से हम ये भी बात करेंगे कि दुनिया क्या कर रही है और क्या कर सकती है। तो मैं आपको आगाही दूंगा इस पर, ताकि आपको भी ये महसूस हो कि जब आप किससे बात करें, जब आप कहीं लिखें, जब आप कहीं कोई कमेंट करें, तो आपको एक्चुअल इशू जो है वो पता हो, उसका आपको समझ आए कि असल मसला जो है वो है क्या। इस वक्त गो के फ़लस्तीन में लाखों फ़लस्तीनी अज़ियत में मुब्तला हैं और एक ऐसी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, यानी अपने ही घर में महकूम हैं, अपनी ही ज़मीन पर आज़ाद नहीं हैं, अपनी मर्ज़ी से कुछ नहीं कर सकते, ना खा सकते, ना पी सकते, ना इलाज करा सकते हैं। तो मैं अब इस तरफ चलता हूँ कि माजी के झरोखों से ज़रा देखते हैं कि ये क्या है, असल मसला ये है क्या। और इसमें तो कोई शक नहीं है कि जो फ़लस्तीन में इंसानी अलमिया हो रहा है, हमें बहैसियत इंसान, बहुत सारी दुनिया में गैर मुस्लिम भी फ़लस्तीन के लिए बाहर निकले हैं, उन्होंने आवाज़ उठाई है। दुनिया के मुख्तलिफ़ ममालिक में, अमेरिका समेत, यूके समेत बहुत सारे कंट्रीज़ में हज़ारों लाखों लोग निकले हैं, मुजाहरे किए उन्होंने, बाहर निकले हैं और उन्होंने मुतालबा किया है कि फ़ौरी तौर पर जो फ़लस्तीन में जंगबंदी की जाए और वहाँ पर जो फ़लस्तीनियों का कत्ले आम है, जो नस्ल कुशी की जा रही है, उसे वहाँ पर रोका जाए। तो नाज़रीन पीछे चलते हैं और ये मैं आपको बता दूँ कि ये जो मसला है, मसला फ़लस्तीन, ये कोई आज का नहीं, एक सदी का मसला है। एक सदी से ये मसला चलता हुआ आ रहा है। अगर हम देखें पीछे की तरफ मुड़कर, तो कुछ ऐसे इवेंट्स हुए हैं, कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं जिसकी वजह से ये मसला बिगड़ता 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 आज एक बहुत बड़ा इंसानी अलमिया बन चुका है। 20वीं सदी में फ़लस्तीनी जो हैं वो महकूम थे बरतानवी राज के, वहाँ पर बरतानिया का ताज था। और उस दौरान एक टेंशन ये पैदा हुई थी अरब पॉपुलेशन में कि जब वो अपनी ज़मीन पर वहाँ रह रहे थे, लेकिन उसी दौरान ही जो कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो चुकी थी, उसके बाद से जो यहूदी दुनिया भर में जहाँ भी थे, ख़ास तौर पे यूरोप में जो थे, उन्हें बहुत ज़्यादा निशाना बनाया जा रहा था। तो वो सब वहाँ से भागकर फ़लस्तीन की सरज़मीन पर आ रहे थे और वहाँ पर जमा हो रहे थे। 1917 में एक अहम पेशरफ्त हुई बालफोर डिक्लेरेशन के नाम से। उस डिक्लेरेशन में क्या हुआ कि बरतानिया ने ये तजवीज़ किया और इस बात को सपोर्ट किया कि फ़लस्तीन के अंदर इसराइली स्टेट बना दी जाए, यानी इसराइल को एक मुल्क फ़लस्तीन के अंदर बनाकर दे दिया जाए। इस सपोर्ट के बाद मामला और ज़्यादा ख़राब हो गया। 1947 में
1947 हमारे लिए भी बहुत अहम है, पाकिस्तान के लिए भी 1947 पाकिस्तान वजूद में आया था। 1947 में अक़वाम मुत्तहिदा ने एक प्लान किया, एक प्लान तजवीज़ किया। उसमें उन्होंने ये किया कि तजवीज़ दी कि फ़लस्तीन को 2 मुल्कों में तकसीम कर दिया जाए, यानी एक को इसराइल का नाम दे दिया जाए, इसराइल के लिए अलग एक मुल्क बना दिया जाए, और दूसरे को अरब स्टेट यानी फ़लस्तीन का नाम दे दिया जाए। लेकिन इस पर जो अरब ममालिक थे उस वक्त उन्होंने मज़ाहमत की और इस पर वो राज़ी नहीं हुए, जिसके नतीजे में हुआ ये कि 1948 में जंग हो गई इसराइल की और अरब कंट्रीज़ की, यानी फ़लस्तीन के साथ, इसी मामले पर, इसराइल के क़याम के मामले पर। और उसके नतीजे में उस वक्त 1948 में हज़ारों की तादाद में या ग़ालिबन लाखों की तादाद में फ़लस्तीनी बेघर हो गए, दर बदर हो गए, और उनमें से बहुत सारे आज तक भी कैंपों में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ये वो तारीख़ हैं अहम जहाँ से ये मामला और ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ये मज़ीद डीप होता चला गया। ये जो कॉन्फ्लिक्ट है सिर्फ़ एक ज़मीन का मसला नहीं है, फ़लस्तीनियों की शनाख्त का मसला है, फ़लस्तीनियों के हुकूक का मसला है। अब हम आते हैं आज के सूरत हाल के हवाले से कि आज की सूरत हाल क्या है। आज जो हम मंज़र देखते हैं दिल दहला देने वाले मनाज़िर हैं। फ़लस्तीन से, गज़ा से तबाह व बर्बाद कर दिया इसराइल ने गज़ा। रोते बच्चे, बिलखती माएँ और शोहदा की तो एक लंबी तादाद है। हिस्ट्री के कुछ मैं आपको और भी अहम बातें बता दूं। 1948 में जब फ़लस्तीनियों को दरबदर कर दिया गया उनके अपने ही घर में, उनकी अपनी ही ज़मीन पर, तो बहुत सारे रिफ्यूजीज़ कैंप में चले गए। फिर उसके बाद क्या हुआ कि 1967 में 6 दिन की जंग हुई, और उस 6 दिन की जंग में इसराइल ने ना सिर्फ गज़ा और मगरबी किनारा बल्कि मशरक़ी यरूशलेम पर भी कब्ज़ा कर लिया। और आलमी बिरादरी वही करती रही, अपीलें अपीलें अपीलें, लेकिन इसराइल ने आलमी बिरादरी की एक भी ना सुनी, बल्कि वहाँ पर गैर कानूनी तौर पर आबादकारी शुरू कर दी यहूदियों की मगरबी किनारे पर, जिसके बायस मामला और गंभीर हो गया और अमन और दूर चला गया। फ़लस्तीन पर इसराइली कब्ज़ा बढ़ता चला गया और उसकी वजह से जो फ़लस्तीनियों के हुकूक हैं वो मज़ीद डिप्राइव होते चले गए। तो ये जो 2 वाक़यात हैं, बाल्फोर डिक्लेरेशन और अक़वाम मुत्तहिदा का जो प्लान था, पार्टीशन प्लान, उनकी वजह से ये मामला और ज़्यादा गंभीर होता चला गया और इस पर इत्तफ़ाक़ ना हो सका। 7 अक्टूबर 2023 की तारीख़ के उस दौरान हमास ने एक बहुत बड़ा हमला किया। ज़ाहिर फ़लस्तीनी कब तक बर्दाश्त करते हैं, वो तो अपनी क़ुव्वत के हिसाब से लड़ते ही आ रहे थे। जब उन्हें मौका मिला और उनका सब्र बिल्कुल ही जवाब दे गया तो फिर हमास ने हमला कर दिया, और वो एक ऐसा हमला था कि जिससे इसराइली बहुत परेशान हो गए। उनके वहम व गुमान में भी नहीं था कि वो ऐसा हमला होगा। हमास ने ये अल अक्सा तूफ़ान के नाम से हमला किया था और ये बताया जाता है कि इसमें 1200 इसराइलियों का कत्ल हुआ। इस हमले के बाद से इसराइल ने फ़लस्तीन पर भरपूर हमला कर दिया। ना सिर्फ फ़ज़ाई हमले किए गए बल्कि ज़मीनी हमले भी किए गए, और फ़लस्तीनी जो पहले से मैसूर थे उनकी ज़िंदगियाँ मज़ीद मुश्किलात में आ गईं। इसराइल के इस हमले में बताया जाता है कि 50,000 फ़लस्तीनियों को शहीद किया गया, उनके अपने ही घरों में, उनकी अपनी ही ज़मीन पर 50,000 सिर्फ उस हमले में रिपोर्ट हुआ। और उसके बाद से वो हमले वक्फे से जारी हैं और तकरीबन रोज़ाना की बुनियाद पर ही शहादतें हो रही हैं। मुख्तलिफ फ़िगर्स आ रहे हैं, 1 लाख से 1.5 लाख का भी फिगर आ रहा है शोहदा का फ़लस्तीन में। लेकिन ये बात तो तय है कि उसके बाद से इसराइल ने मुकम्मल मनसूबाबंदी के तहत फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी जारी की हुई है। तो अब इस क्राइसिस के ख़ात्मे के लिए आलमी बिरादरी को क्या रोल प्ले करना चाहिए? एक और जो अहम बात है वो ये है, गज़ा में ख़ास तौर पे गज़ा में इंसानी अलमिया हो रहा है। उसको इंसानी अलमिया क्यों कहा जा रहा है? इसलिए कि तकरीबन कम व बेश 20 लाख फ़लस्तीनी एक छोटी सी गज़ा की पट्टी में कैद हैं, जहाँ पर ना उन्हें ख़ुराक मिल रही है, ना उन्हें पानी मिल रहा है, ना उन्हें इलाज मिल रहा है। वहाँ हर चीज़ तकरीबन नापेद हो चुकी है
और सूरत हाल तो ये है, आपने भी देखा होगा कि इसराइली आर्मी जानबूझकर टारगेट करी है मुहाजिरीन के कैंपों को, अस्पतालों को, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ख़ास तौर पर उसको तबाह करी है। और इस दौरान दुनिया को जो हक़ाइक़ दिखाने वाले सहाफ़ी वहाँ काम कर रहे थे, इसराइल ने उनको भी चुन चुन कर निशाना बनाया। ये सारे हक़ाइक़ हमारी टीम ने इस पर रिसर्च की है और ये रिसर्च मेरे सामने मौजूद है, जिसमें से पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ। इस्लामी पर्सपेक्टिव के अगर देखा जाए इस तनाजुर में, तो आप लोगों को शायद याद हो डॉक्टर इसरार अहमद साहब ने एक वीडियो पैगाम दिया था और उन्होंने इस बात की अहमियत पर जोर दिया था कि मुसलमानों का इत्तेफाक और इत्तेहाद दुनिया में बहुत ज़रूरी है, वरना उसके बग़ैर हम ऐसे ही पिसते रहेंगे जैसे फ़लस्तीन में हो रहा है, दुनिया के और मुल्कों में जो मुसलमानों पर अताव आया हुआ है और जो ज़िल्लत आई हुई है वो ऐसी ही चलती रहेगी। और उन्होंने भी इस बात को कहा था कि ये सिर्फ़ एक ज़मीन का मसला नहीं है, ये सिर्फ़ एक ज़मीन की जंग नहीं है, बल्कि ये रूहानी भी मामला है, इस्लाम का भी मामला है, मज़हब का, दीन का भी मामला है और फ़लस्तीनियों की इज़्ज़त और वक़ार का मामला है, उनकी बका का मसला है। लेकिन हुआ क्या, वैसे ही हुआ जैसे हम आम तौर पर अपनी ज़िंदगी में मुसलमान करते हैं कि कोई तवज्जो नहीं देते। और इस बात पर भी ग़ालिबन ऐसा ही हुआ कि डॉक्टर इसरार अहमद साहब की बात भी अब लोग कह रहे हैं कि उन्होंने उस वक्त सही कहा था। मजहबी बहुत सारे हवाले मौजूद हैं कि मुस्लिम दुनिया को क्या करना चाहिए और बाकी दुनिया को भी क्या करना चाहिए। ये बात तो तय है कि हमें हर मज़लूम का साथ देना चाहिए और कुरान पाक ने तो इस पर वाज़ेह हिदायत मौजूद है, वाज़ेह हिदायत दी है कि मज़लूम का साथ दिया जाना चाहिए चाहे वो कोई भी हो। और यहाँ तो हमारे अपने मुसलमान भाइयों पे, बहनों पे, बच्चों पे जुल्म हो रहा है, तो क्या हम उनके साथ खड़े हैं? इसका जवाब आप अपने गिरेबान में झांक कर देखें। सिर्फ ये नहीं है कि ये ज़िम्मेदारी हमने हुकूमतों पर डाल दी, मेरी और आपकी भी कुछ ज़िम्मेदारी बनती है। क्या हम वो ज़िम्मेदारी अदा कर रहे हैं? इसराइली बर्बरियत जारी है, उसे कोई रोकने वाला नहीं है, उससे कोई पूछने वाला नहीं है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। और बाअसर ममालिक जिनकी दुनिया में चलती है, उनमें से भी अक्सर जो है वो इसराइल की पुश्त पर मौजूद है और वो उसको थपकी दे रहे हैं, बल्कि यहाँ तक कि इसराइल को असला फराम किया जा रहा है। खत्ते के जो दीगर ममालिक हैं जो फ़लस्तीन के साथ हैं, बाउंड्री जिनके साथ लगती है, जॉर्डन और इजिप्ट, ये देखने में आ रहा है कि उन्होंने बहुत तवील अरसे से इस मामले में मीडिएशन करने की और कराने की कुछ ना कुछ कोशिश की है, लेकिन उसमें भी वो कामयाब नहीं हो पाए। दुनिया के बहुत सारे ममालिक ने इसको कंडेम किया है, इसराइली दहशतगर्दी की मजम्मत की है और फ़लस्तीनियों का साथ देने का ऐलान किया है। ख़ास तौर पर अगर मैं ज़िक्र करूं जनूबी अफ्रीका का, अल्जीरिया का, ट्यूनीशिया का, उन्होंने इसराइली बर्बरियत की खुले अल्फाज में मजम्मत की है और फ़लस्तीनियों की हिमायत का ऐलान किया है। कुछ अरसे से इसराइली मसनूआत के बाइकॉट की मुहिम चल रही है और जैसा कि इससे पहले भी आया और कुरान पाक में भी ये तज़किरा आया कि जो इसराइल के दरख्त हैं वो काटे जाएं, जो इसराइल की आमदनी के ज़राए हैं वो काटे जाएं। यानी उस वक्त जब खजूर हुआ करती थी, खजूरें होती थी और वो मेन बिज़नेस होता था, तो उस वक्त भी ये हुक्म दिया गया था कि सब दरख्त काट दिए जाएं, खजूरों के सब दरख्त काट दिए जाएं ताकि माली तौर पर इसराइल को नुकसान पहुँचाया जाए। या गैर मुस्लिमों को उस वक्त रसूल के ज़माने में ये हुक्म दिया गया था कि उन्हें माली तौर पर नुकसान पहुँचाया जाए। तो आज हम ये भी नहीं कर सकते? हम अगर जाकर वहाँ फ़लस्तीन में बंदूक पकड़ के लड़ नहीं सकते, तो क्या हम ये भी नहीं कर सकते कि जो इसराइली मसनूआत हैं हम उनका इस्तेमाल तर्क कर दें? ना सिर्फ ख़ुद तर्क कर दें बल्कि अपने अहल खाना, दोस्त अहबाब, उनको भी कहें कि वो भी इसका इस्तेमाल तर्क कर दें। अब भी इस मसले का हल यही है कि आलमी बरादरी मुत्तहद हो, ख़ासतौर पर अक़वाम मुत्तहदा इस बात का इदराक करे और इसका पुरअमन हल निकाला जाए। फ़लस्तीनियों को उनकी ज़मीन पर उनका हक़ दिया जाए, उनके हुकूक तस्लीम किए जाएँ और जो बर्बरियत का सिलसिला है वो फौरी तौर पर बंद हो। अक़वाम मुत्तहदा में ये नज़र आता है कि अक्सर औक़ात ऐसी कोशिशें की जाती रही हैं कि कोई ऐसी करारदाद लाने की कोशिश की गई, लेकिन उसको जो सुपर पावर्स हैं, जिनके पास वीटो पावर्स हैं,
उन कंट्रीज़ ने वीटो किया, जिसकी वजह से वो कोशिशें नाकाम रहीं। पाकिस्तान भर में और दुनिया भर में भी फ़लस्तीनियों के हक़ में मुज़ाहरे हो रहे हैं, रैलियाँ निकल रही हैं आए रोज़। मेरी आपसे दरख्वास्त होगी कि आप जहाँ भी हैं, जिस इलाके में भी हैं, आपके इलाके में अगर कोई रैली निकल रही है, आप उसमें ज़रूर शामिल हों। ना सिर्फ खुद शामिल हों बल्कि अपने अहल वयाल के साथ शामिल हों। रैली की अपील चाहे किसी की तरफ से भी हो, किसी पार्टी, किसी जमात की तरफ से भी हो, लेकिन कॉज़ को देखकर कि वो कॉज़ है फ़लस्तीन का, आपको उसमें शामिल होना चाहिए और अपने तईं जो आप किरदार अदा कर सकते हैं वो आपको करना चाहिए। मैं कलम का मुजाहिद हूँ और मैंने अपने कलम से जहाद का ऐलान कर दिया और ये मेरा एपिसोड पहला एपिसोड है उसी सिलसिले में। इंशाल्लाह मैं आपको इन्फॉर्म रखूँगा कि मसला फ़लस्तीन पर क्या पेशरफ्त हो रही है और उसमें आपने और हमने क्या करना है, और आपको बताता रहूँगा कि दुनिया क्या कर रही है, कौन किसके पीछे खड़ा है, कौन किसके साथ खड़ा है। उम्मत मुस्लिमा पर इतना कड़ा वक्त है, फ़लस्तीनियों पर इतना कड़ा वक्त है, लेकिन उसमें क्या हम अपना रोल प्ले कर रहे हैं? इस्लामी ममालिक कहाँ हैं? वो क्यों नहीं मुत्तहद हो रहे हैं? वो अपना रोल क्यों नहीं अदा कर रहे हैं? अगले एपिसोड में इस पर बात होगी।